नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस.एन.डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। जहां आज सबसे खुशी की बात है कि यूपीजीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का प्रवक्ता का या पीजीटी की जो भर्ती है वह आ चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसका पेपर करवाता है। वह पेपर 2 स्तरों में अब आयोजित होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और मेंस के नंबर के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग थियरी की क्लास भी अब यूट्यूब चैनल पर इस चैनल पर अपलोड करेंगे। हम अपलोड करेंगे। जो आज सबसे पहली क्लास जो होगी वह समाजशास्त्र के फाउंडर अगस्त काम्ट को ही लेकर क्लास की जाएगी। इन अगस्त काम्ट का जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर में हुआ था। अगस्त काम्ट का जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर में हुआ था। मॉन्टपेलियर शहर में हुआ था। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ था एवं मृत्यु 5 सितंबर 1857 को हुई थी। क्योंकि इनके जन्म से और इनके देश से भी प्रश्न पूछा जा चुका है और संभावना है कि प्रश्न आगे भी आ सकता है। अगस्त काम्ट का जन्म यूरोप में उस समय हुआ जब यूरोप अनेक सामाजिक समस्याओं से गुजर रहा था। क्योंकि उसी समय यूरोप में 2 बड़ी क्रांतियाँ हुई थीं। जो पहली थी औद्योगिक क्रांति जो 1760 में हुई थी एवं उसके बाद फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी। वह खूनी क्रांति थी, राजनीतिक क्रांति थी। वहाँ राजनीतिक क्रांति के माध्यम से राजा के शासन को उखाड़ फेंका गया एवं प्रजातंत्र के शासन को लाया गया या लोकतंत्र को अपनाया गया। तो अगस्त काम्ट का जो पूरा नाम था रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रैंकोई जेवियर काम्ट था। इनके गुरु का नाम सेंट साइमन था। अगस्त काम्ट जब धीरे धीरे समाज की समस्याओं के बारे में जानने समझने लायक हुए, उस समय इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो उस समय वैचारिक क्रांति लाने के लिए जाना जाता है, सेंट साइमन से जब अगस्त काम्ट मिले तो सेंट साइमन को काम्ट ने अपना गुरु मान लिया एवं साथी भी माना था। मित्रता भी इनमें थी, लेकिन इनको अपना आध्यात्मिक गुरु माना। तो 1822 तक काम्ट लगभग 24 साल के हो चुके थे। तो इनमें अब समाज की समस्याओं के बारे में अध्ययन एवं सूझबूझ का एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हो चुका था। तो उसी समय साइमन के साथ जो सेंट साइमन थे, उन्होंने समस्याओं से भरे समाज के अध्ययन के लिए जिस विषय को चुना था उसका नाम रखा था सोशल बायोलॉजी, सामाजिक जीव विज्ञान। उसके उलट सेंट साइमन अगस्त काम्ट के साथ मिलकर 1822 में एक निबंध लिखा जिसका नाम था प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। 1822 में यह लिखी गई थी, निबंध थी। इस निबंध में उन्होंने समस्याओं से भरे समाज का अध्ययन किया एवं यह मित्रता या यूँ कहें कि यह गुरु शिष्य का साथ लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि जो ये निबंध इन्होंने लिखा था दोनों लोगों ने मिलकर, इस निबंध को सेंट साइमन ने अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इस पुस्तक को साइमन ने अपने नाम से प्रकाशित करवा दिया। इससे दुखी होकर काम्ट ने इसकी 100 प्रतियां अपने नाम से प्रकाशित करवा दी। फिर उससे भी खिन्न होकर सेंट साइमन ने इस निबंध को 1000 प्रतियां अपने नाम से प्रकाशित करवाई। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चलते हुए इन दोनों लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गए एवं दोनों लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए। फिर काम्ट द्वारा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए एक नए पृथक विज्ञान सामाजिक भौतिकी का उल्लेख किया गया।
सामाजिक भौतिकी का उल्लेख किया गया। सोशल फिजिक्स का उन्होंने उल्लेख किया कि जब समाज समस्याओं से भरा है, उस समाज के अध्ययन के लिए जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम था सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स शब्द को जब तक यह आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड करवाते एवं प्रकाशित करते, उससे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द को बेल्जियम के वैज्ञानिक एडल्फ क्वेटलेट द्वारा चुरा लिया गया एवं अपने एक निबंध एन एस्से इन सोशल फिजिक्स में उसका प्रयोग कर लिया गया। सोशल फिजिक्स में उसका प्रयोग कर लिया गया जिससे कांट को बहुत दुख हुआ एवं कांट ने इसके तुरंत बाद 1838 में ही समाजशास्त्र शब्द गढ़ा। इसलिए समाजशास्त्र शब्द देने की वजह से ही अगस्त कांट को समाजशास्त्र का जनक या पिता माना जाता है। समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इसको डिटेल से जब हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं अर्थ जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि समाजशास्त्र कैसे दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। जो इसका इंग्लिश होता है सोशियोलॉजी, तो इसमें पहला जो है सोशियस जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है एवं लोगोस जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी को ध्यान में रखते हुए जे.एस. मिल द्वारा इसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा गया, क्योंकि सोशियस का अर्थ होता है लैटिन में समाज और लोगोस जो ग्रीक का शब्द है उसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। इस तरह समाजशास्त्र या समाज का विज्ञान समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है। इसी को देखते हुए जो जे.एस. मिल थे उन्होंने दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा एवं समाजशास्त्र के स्थान पर कांट को उन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा, जिसे उस समय के समाज वैज्ञानिकों ने नकार दिया। एवं अब आगे देखते हैं अगस्त कांट की पुस्तकें। अगस्त कांट अपने जीवन काल में 5 पुस्तक लिखे एवं उसको प्रकाशित किया था। पहली पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 से 42 तक लिखी गई और 6 खंडों में लिखी गई थी। इस पुस्तक में प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत, विज्ञानों का संस्करण, सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी तथा समाजशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी किस पुस्तक में उन्होंने दिया था, तो वह पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी। यह 6 खंडों में लिखी थी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रत्यक्षवाद किस पुस्तक में दिया गया है, प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है अगस्त कांट ने किस पुस्तक में दी है, त्रिस्तरीय सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है, विज्ञानों का संस्करण किस पुस्तक में दिया है, या समाजशास्त्र शब्द का जो उल्लेख है वह किस पुस्तक में अगस्त कांट द्वारा किया गया है। तो वह इन सारी ही अवधारणाओं का प्रयोग इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में किया था। इसके आगे हम देखते हैं पॉजिटिव पॉलिटी। दूसरी पुस्तक थी पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 54 तक लिखी गई, 4 वॉल्यूम में लिखी गई थी। इसमें हम देखेंगे कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में लिखी गई, तो वह 6 खंडों में, और पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में लिखी गई, तो 4 खंडों में। इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कम वर्ड हैं, कम अक्षर हैं, उसको हम कम वॉल्यूम में या कम खंडों में, तो पॉलिटी यह 4 वॉल्यूम में ही लिखी गई थी या 4 खंडों में लिखी गई थी। फिलॉसफी में ज़्यादा अक्षर हैं, इसलिए वह ज़्यादा खंडों में लिखी गई थी। याद करने का यह सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि जो इनकी पहली ये पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी, इसको राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है कि कितने खंडों में लिखी गई थी। और अभी दिसंबर में फिर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में जो भर्ती आई थी उसका भी पेपर होगा दिसंबर में। तो यह मान के चलते हैं कि अगली बार हो सकता हो पूछ ले कि पॉजिटिव पॉलिटी है वह कितने खंडों में लिखी गई है, तो यह 4 खंडों में लिखी गई है। इनकी अगली पुस्तक है, इसी पॉजिटिव पॉलिटी में ही इन्होंने मानवता के धर्म का वर्णन किया है। अगली पुस्तक है तीसरी, कैटेसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म
1852 में इसको प्रकाशित किया गया एवं प्रजातंत्र शब्द का उल्लेख इसी पुस्तक में हुआ है। इसी पुस्तक में प्रजातंत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। अगला जो इसमें पुस्तक है, इनकी चौथी पुस्तक है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटीज 1856 में, और लास्ट पुस्तक है इनकी एजुकेशन एंड सोसाइटी, मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। अब हम एक एक के बारे में, इनके सिद्धांतों को देखते हैं। एक एक सिद्धांत के बारे में हम अब डिटेल से देखते हैं। तो अब इसमें सबसे ऊपर आएगा यहाँ काम्ट के सिद्धांत। काम्ट के सिद्धांत, इसमें पहला है दिमागी शुद्धता। दिमागी शुद्धता की अवधारणा अगस्त काम्ट ने दिया था। क्योंकि दिमागी शुद्धता, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया क्योंकि जब पश्चिमी समाज, या यूं कहें कि यूरोप जब समस्याओं से ग्रसित था या समस्याओं से भरा पड़ा था, उस समय जो भी समाज वैज्ञानिक आता था उसको वह समाज का अपने अपने अनुसार व्याख्या करता था एवं उसे समाज विज्ञान के सिद्धांत के रूप में उसे स्थापित करता रहता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अगस्त काम्ट ने कहा कि समाज विज्ञान में उन्हीं चीज़ों को रखा जा सकता है जिनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो, और उन्होंने इन सब चीज़ों से हटकर अपनी दिमागी शुद्धता की अवधारणा देते हुए कहा कि हम समाज विज्ञान में उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को रख सकते हैं जिसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव है या वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। इसके आगे इनका अगला सिद्धांत था, वह था त्रिस्तरीय सिद्धांत, जिसे प्रगति का नियम भी कहते हैं। पहला है धार्मिक स्तर। जो इसमें त्रिस्तरीय सिद्धांत है, इसमें पहला है धार्मिक स्तर या काल्पनिक स्तर। यह स्तर उस समय जब समाज में था तो समाज में अंधविश्वास बहुत व्याप्त था, या जो भी चीज़ें होती थी वह किसी न किसी दैवी या अधिदैविक शक्तियों से या अलौकिक शक्तियों से जोड़कर व्याख्या की जाती थी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक या अधिदैविक आधार पर की जाती है, क्योंकि उस समय समाज में बहुत से अंधविश्वास एवं कर्मकांड व्याप्त थे। इसी स्तर को, जो धार्मिक स्तर था, यह स्तर 3 उप स्तरों में बांटा हुआ है। पहला था जीवित सत्तावाद। इसमें क्या था? इसका तात्पर्य था किसी भी समस्या में या किसी भी समाज के चीज़ में जो भी वस्तुएं या जो भी चीज़ें थी उसमें जीवात्मा का वास माना जाता था एवं इसी स्तर में अंधविश्वास अपने पराकाष्ठा या चरम पर था। इसके बाद दूसरा इसमें है बहुदेववाद का तात्पर्य है कि इसमें हम या समाज, जो सामाजिक मानव था, वह हर चीज़ में देवताओं की या भगवान की स्तुति, या वह हर चीज़ में भगवान को, देवी देवताओं को मानने लगा। जैसे आग के देवता वरुण, पानी के देवता इंद्र, उसके बाद वृक्ष, उस नदी, पृथ्वी, आकाश, मतलब जितने भी जानवर जो थे उसमें भी भगवान का वास माना जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे जो अगला स्तर आया उसमें वह था एक देववाद तक आते आते क्या हुआ कि समाज अपने आप को थोड़ा तार्किक अवस्था में पहुंच चुका था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें यह मान्यता विकसित हुई कि जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं बस ईश्वर एक ही है, और या वह प्राकृतिक हो या अधिदैविक, दोनों को हम प्राकृतिक ही कह सकते हैं। इस स्तर पर, जो धार्मिक स्तर था, इस स्तर पर परिवार सामाजिक इकाई का आदि रूप था। इसमें ऐसा माना जाता था परिवार ही सब कुछ है। उसके बाद दूसरा इसमें स्तर है तात्विक या
अपूर्ण स्तर, तात्विक या अपूर्ण स्तर। तात्विक या अपूर्ण स्तर का तात्पर्य है कि इस स्तर पर व्याख्या और बोध के स्रोत अमूर्त शक्तियों को माना जाता था, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता था कि जो भी समाज में समस्याएं घटित हो रही हैं उसके लिए अमूर्त शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। अमूर्त शक्तियाँ जिम्मेदार हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसके साथ ही इस काल में सामाजिक इकाई के रूप में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च के अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के पास चला गया। जो राजनीतिक प्रभुत्व जो सामाजिक इकाई के रूप में राजनीतिक प्रभुत्व था, वह चर्च के अधिकारियों और विधि के जो नियम कानून बनाते थे उनके विशेषज्ञों के पास, या मंत्री या प्रधानमंत्री या यूं हैं कि राजा के पास चला गया, उनके सैनिकों के पास चला गया। इसके आगे अब हम तीसरा देखते हैं, प्रत्यक्ष स्तर। यह कांट द्वारा दिया गया समाज का सबसे विकसित रूप है। इस स्तर पर आते आते इसे वैज्ञानिक स्तर भी कहते हैं, क्योंकि इस स्तर तक आते आते समाज जो भी समाज में समस्याएं या घटनाएं घटित हो रही थीं उसमें वह वैज्ञानिकता देखने लगा। समाज के जो लोग थे वह वैज्ञानिकता देखने लगे एवं इससे समाज में प्रजातंत्र आ गया। जैसे आधुनिक जो लोकतंत्र है यह लगभग इसी स्तर में माना जाता है एवं कांट को ही प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है। अगस्त कांट को प्रत्यक्षवाद का जनक भी माना जाता है। अगला हम अब इसमें देखते हैं विज्ञानों का संस्करण। इनका यह अगला सिद्धांत था, विज्ञानों का संस्करण। विज्ञानों के संस्करण में सेंट साइमन का, इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनका प्रभाव दिखता है। उनसे प्रभावित होकर अगस्त कांट ने उनसे प्रभावित होकर ही विज्ञानों का संस्करण दिया था। कांट का मानना है कि विज्ञान का विकास एक साथ न होकर कर्म से हुआ है। जैसे कि आप भी जानते हैं और हम भी कि अगस्त कांट ने जब विज्ञानों के संस्करण को दिया था तो उन्होंने सबसे पहले गणित शास्त्र, दूसरा पर खगोल शास्त्र, तीसरा पर भौतिक शास्त्र, चौथा पर रसायन शास्त्र, पांचवा पर जीव शास्त्र और छठा पर समाजशास्त्र को रखा था। तो यह एक क्रम में विकसित हुआ था और यह दो नियमों पर आधारित है। पहला है बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और दूसरा है घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता का नियम। इसका तात्पर्य है इस नियम के आधार पर ही विज्ञानों का संस्करण इस प्रकार है। इसका तात्पर्य है कि गणित शास्त्र सबसे बढ़ती हुई निर्भरता का है। गणित शास्त्र खगोल शास्त्र पर निर्भर है और खगोल शास्त्र गणित शास्त्र पर निर्भर है, क्योंकि खगोल शास्त्र में कुछ गणित के सूत्रों का भी प्रयोग करके खगोल शास्त्र या नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन किया जाता है या उसके सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भौतिक शास्त्र है यह खगोल शास्त्र एवं गणित शास्त्र पर निर्भर है। तो निर्भरता बढ़ती जा रही है। जो जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो निर्भरता बढ़ती जाएगी। इसके हिसाब से इनके कांट के कहने के अनुसार समाजशास्त्र सबसे निर्भर विज्ञान है एवं गणित शास्त्र सबसे स्वतंत्र विज्ञान है। दूसरा जो नियम है घटती हुई समानता का मतलब है कि जैसे गणित शास्त्र को हम अगर देख रहे हैं, गणित शास्त्र को हम देख सकते हैं कि गणित शास्त्र जो है वह उसके पास समानता ज़्यादा है, क्योंकि वह अकेले सूत्रों का ही प्रयोग करता है। लेकिन खगोल शास्त्र पर हम जाएंगे तो इसमें समानता इसकी घट जाएगी, क्योंकि यह गणित के कुछ सूत्रों का भी प्रयोग करता है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान पर जाएंगे तो यह गणित और खगोल शास्त्र का प्रयोग करता है। रसायन में आगे के पीछे के अपने 3 विज्ञानों पर निर्भर है, जैसे कि गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र और भौतिक विज्ञान। क्योंकि जब रसायन विज्ञान हम देखते हैं कि गणित के सूत्रों का भी प्रयोग होता है, नक्षत्र विज्ञान का भी प्रयोग होता है, नक्षत्र विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का प्रयोग होता है और भौतिक विज्ञान के कुछ सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग कर रसायन शास्त्र को आगे बढ़ाया जाता है। बढ़ती हुई जटिलता का तात्पर्य है, बढ़ती हुई जटिलता का मतलब है कि
के अनुसार पहले के विज्ञान जो है वह सरल हैं एवं धीरे धीरे हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसमें जटिलता बढ़ती जाएगी। उनके अनुसार गणित सबसे सरल विषय है एवं समाजशास्त्र सबसे जटिल विषय है, यह अगस्त काम्ट ने कहा था। अगला हम देखते हैं। अब इसमें इनकी अगली जो अवधारणा है उसे देखते हैं। अगली अवधारणा जो है वो देखते हैं। अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा, काम्ट समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान तथा विज्ञानों की महारानी कहते हैं। जो अगस्त काम्ट हैं उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान एवं विज्ञानों का विज्ञान तथा विज्ञानों की महारानी है। पॉजिटिव फिलॉसफी में 6 विज्ञानों का उल्लेख किया है। जो इनका पुस्तक है, पहली पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उसी में इन्होंने 6 विज्ञानों का उल्लेख, क्रमवाइज 6 विज्ञानों का उल्लेख किया है। सबसे पहले गणित शास्त्र को रखा, दूसरे पे खगोल शास्त्र को, तीसरे पे भौतिक विज्ञान को, चौथे पे रसायन शास्त्र को और पाँचवें पे जीव विज्ञान को और छठे पे समाजशास्त्र को रखा। जिसमें प्रारंभिक, इन्होंने आगे ही कहा था, जिसमें प्रारंभिक और स्वतंत्र विषय गणित है, जबकि समाजशास्त्र सर्वाधिक पराश्रित या निर्भर विज्ञान है। समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव जीव विज्ञान का पड़ा, क्योंकि जीव विज्ञान समाजशास्त्र का निकटतम संबंधी विषय है। ऐसा कहा जाता है कि जीव विज्ञान से ही प्रेरित होकर समाजशास्त्र में बहुत सी अवधारणाएं विकसित हुईं एवं उसी के माध्यम से समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया गया था। समाजशास्त्र पर जीव विज्ञान का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जीव विज्ञान समाजशास्त्र का सबसे निकटतम विषय या संबंधित विषय रहा है। जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से अगस्त काम्ट ने 2 भागों में बांटा था। जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से काम्ट ने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था शरीर संरचना, एनाटॉमी, संरचना से संबंधित है। यह संरचना से संबंधित है, जैसे कि हम संरचना में रख सकते हैं उसके बनावट को, शरीर की बनावट को। और दूसरा है शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, यह प्रकार्य से संबंधित है। प्रकार्य का तात्पर्य है जैसे कि शरीर में बनावट, आँख के नीचे नाक, मुंह, उसके बाद गला, फिर उसके बाद हाथ, ऐसे जब रहता है। और इसकी जो संरचना कार्य हैं, जैसे कि हाथ कब कार्य करता है, आँख का नाक कैसे काम करता है, मुंह का, इस प्रकार से संबंधित शरीर विज्ञान में उन्होंने रखा था। शरीर संरचना अंगों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। जो शरीर संरचना है वह अंगों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसी के एकदम सेम ऐसे ही समाज की क्रियाशीलता को भी अगस्त काम्ट ने 2 भागों में बांटा था। और शरीर विज्ञान अंगों की क्रियाशीलता को दर्शाता है। इसके आगे अब हम आते हैं, अपना जो मेन पार्ट है या मेन जो इसमें विषय है उसको हम पढ़ना है कि इसी प्रकार काम्ट समाजशास्त्र को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सामाजिक स्थैतिकी, सोशल स्टैटिक्स। यह समाज की संरचना को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह समाज के अंगों की क्रमबद्धता है। जो अगस्त काम्ट ने सामाजिक स्थैतिकी, सोशल स्टैटिक्स दिया था, यह समाज के अंगों की क्रमबद्धता है, जैसे कि विवाह, परिवार, नातेदारी, या मतलब जो भी इसमें चीज़ें हैं उसे कैसे क्रमबद्धता के साथ रखा गया है। इसके आगे इसमें दूसरा था सामाजिक गतिकी, सोशल डायनामिक्स। यह समाज के अंगों की क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। इसे प्रकार्य कहा जाता है। क्रियाशीलता का तात्पर्य है कैसे समाज के जो अंग हैं वह काम कैसे करते हैं, समाज के जो अंग हैं कैसे काम करते हैं, उसी को इन्होंने सामाजिक गतिकी में रखा था। अगला हम देखते हैं, अब इसमें आगे है समाजशास्त्र। अगस्त काम्ट समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला एक अमूर्त विज्ञान मानते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आज जो भी मैं इस क्लास में करवा रहा हूँ अगस्त काम्ट से संबंधित, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा और अभी तक जो प्रश्न आए हैं इसी में से आए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर जो भी इसमें त्रुटियाँ हों उसे आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, मैं उसे अगले क्लास में सुधार के साथ प्रस्तुत करूँगा। इसमें आगे था, काम्ट के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। इसी को दो बार उन्होंने, कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार प्रश्न ऐसे भी
कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है। इसमें अब हम देखते हैं कि कांट समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि फिर एक इनकी परिभाषा थी, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। कांट जो थे वह समाज को 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सैनिक समाज, दूसरा है विधिक समाज, तीसरा है औद्योगिक समाज। यह उनके समाज का जो विभाजन है वह भी प्रश्न आ चुका है। पीजीटी में भी यह प्रश्न आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, और नेट में बहुत पहले यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, और इस क्लास के बाद अगर कांट से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर छूट जाए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, इनसे भी कुछ जैसे परिवार पे इनके कुछ 1-2 वर्ड हैं, और मतलब समय समय पर रिसर्च में भी 1-2 इनके कुछ मतलब कमेंट हैं, उसको हम लोग जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी उसमें हम लोग देख लेंगे। कम से कम 95% क्वेश्चन अगर कांट के आए हुए इस क्लास से रिकवर हो जाएंगे, और ऐसे ही आगे की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोगों से यह निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद जो निष्कर्ष देना हो वह दीजिए कमेंट के माध्यम से। मैं आगे आने वाले क्लासेस में उन सब त्रुटियों को दूर कर एक अच्छा मैं कंटेंट प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और जिसको भी क्लास लेना हो आप यह मान के चलिए कि यह मेरे हैंड रिटेन, मैं खुद यह नोट्स बनाया हूँ कई जगहों से पढ़कर। मैं 5 बार नेट हूँ, यूजीसी नेट में 5 बार क्वालिफाई हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं दिया हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेन कैंपस से पीजी 2019 से 21 वाले बैच से मैं पीजी किया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें एवं आगे आने वाले भर्तियों के लिए अपने आप को एक सीट पक्का करने का प्रयास करें। और मैं यह कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर क्लास लेना हो, जिसको भी अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ मेरा कंटेंट अच्छा लगे, वह दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। तो उससे संबंधित मैं कुछ क्लास का डिटेल भी बताऊंगा। और यह मान के चलिए कि जब तक यूपीजीआईसी की जो भर्ती आई है, जब तक यह भर्ती होगी मतलब पेपर होगा, तब तक मैं कह रहा हूं कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ा के पीवाईक्यू भी करवा के मैं दूंगा। पीवाईक्यू में बिहार जो पीजीटी का 3 बार पेपर हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपी का जो पीजीटी का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी और यूपी जीडीसी, जितने भी समाजशास्त्र से पेपर हुए हैं सबका मैं पीवाईक्यू फ्री क्लासेस के रूप में यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करता रहूँगा। हर दिन लगभग एक पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेशन होगा, और एक थ्योरी की क्लास हमेशा यूट्यूब पर आती रहेगी। और जो भी इंटरेस्टेड हो, आप बिहार 4.0 के लिए, यूपी पीजीटी के लिए जो जीआईसी की भर्ती आ रही है उसके लिए और झारखंड पीजीटी का जो भर्ती आया है, जो लोग फॉर्म भरे हैं, इन सब सारी क्लासेस आप लोग लेना अगर चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क करें। और क्लास सस्ते में ही रहेगी, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता हो। इस तरह से हम क्लास, इसी के साथ आज की क्लास यहीं हम रोकते हैं, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।